अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सोफिया महर बाजवा है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक कपल का आईवीएफ जर्नी। मैं आपको रिसेंटली आईवीएफ के हर स्टेप के बारे में बता चुकी हूँ और हर स्टेप के बारे में हमने वीडियो भी बनाई है। लेकिन आज की इस वीडियो का मकसद है कि उसी आईवीएफ के जर्नी को एक कपल की नज़र से देखना कि आईवीएफ का जर्नी क्या होता है और आप लोगों को समझाना थोड़ी डिटेल में कि एक आईवीएफ का जर्नी एक कपल कैसे शुरू करता है और कैसे उसका एंड होता है। देखिए, एक आईवीएफ का जर्नी उस वक्त स्टार्ट होता है जब एक कपल ये डिसाइड करता है कि हमें बाकी मेथड से प्रेगनेंसी नहीं हो रही और हमें प्रेगनेंसी के लिए आईवीएफ की जरूरत है। ये जर्नी का फर्स्ट स्टेप है कि रियलाइज करना और अंडरस्टैंड करना और टाइमली इस बात को अंडरस्टैंड करना कि हमें प्रेगनेंसी के लिए आईवीएफ की जरूरत है। बार बार दफा मुख्तलिफ वीडियोज में मैं आपको औरत की एज और उसकी प्रेगनेंसी होने के चांसेस की अहमियत के बारे में बता चुकी हूँ और आने वाले दिनों में स्पेसिफिकली एज से रिलेटेड हम 2-3 वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम बार बार इस बात को डिस्कस करेंगे कि एक औरत की उम्र प्रेगनेंसी होने के लिए कितनी ज्यादा अहम होती है एक आदमी के मुकाबले में। तो टाइमली इस आईवीएफ का डिसीजन लेना इस जर्नी का स्टार्ट है और एक कपल की जिम्मेदारी है कि अगर उसको प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो वो टाइमली ये डिसीजन ले और अपना जर्नी स्टार्ट करे। इस जर्नी का अगला बहुत अहम स्टेप ये होगा कि आपने डॉक्टर का इंतखाब करना है और आईवीएफ लैब का इंतखाब करना है जहां से आपने आईवीएफ करवाना है। और ये दोनों चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट होती हैं। ये बात भी मैं बहुत दफा आपको बता चुकी हूँ कि हर गायनेकोलॉजिस्ट इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट नहीं होती। आपकी जिम्मेदारी है कि आप एक ऐसी डॉक्टर को ढूंढें, मेल या फीमेल डॉक्टर ऐसा ढूंढें जो फर्टिलिटी के काम में एक्सपर्ट हो, क्वालिफाइड हो, प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट हो और मोस्ट इम्पोर्टेंट अपने काम के साथ ऑनेस्ट और सिंसियर भी हो, अपने पेशेंट्स के साथ ऑनेस्ट और सिंसियर हो। सो सेकंड स्टेप आपका होगा एक ऐसा गायनेकोलॉजिस्ट ढूंढना जो कि इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हो और आपको लगता है कि एथिकली ठीक काम करता है, प्रोफेशनली अच्छा काम करता है, प्रोफेशनली क्वालिफाइड और कॉम्पिटेंट है। गायनेकोलॉजिस्ट के बाद बारी आती है आईवीएफ लैब। आपकी जिम्मेदारी है कि ऐसी आईवीएफ लैब का इंतखाब करें जो हर मंथ पेशेंट्स को प्रेगनेंसी पॉजिटिव के रिजल्ट्स देती है और जिस तरह जिन लैब्स में क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स होते हैं, जिसमें क्वालिफाइड एम्ब्रियोलॉजिस्ट्स होते हैं जो पेशेंट्स में अच्छे प्रेगनेंसी रेट्स देते हैं और स्टेट ऑफ द आर्ट आईवीएफ लैब है जहां पे ये सब कुछ मुमकिन होता है। सो इस बात की तसल्ली करना भी आपकी जिम्मेदारी होती है। जैसे हम लोग अपनी आईवीएफ लैब में एवरी 3 मंथ्स ऑडिट का प्रोसीजर करते हैं। ऑडिट का मतलब ये होता है कि आपने काम किया और उसके बाद आपने अपनी एंड पे आपने अपना रिजल्ट कैलकुलेट किया कि हमने कितने पेशेंट का आईवीएफ किया और कितने पेशेंट्स में प्रेगनेंसी हुई। और हम लोग एवरी 3 मंथ्स अपनी आईवीएफ लैब में ऑडिट करते हैं जिसमें हम लोग ये देखते हैं अमूमन कि हम लोग 60% से ज्यादा पेशेंट्स को फर्स्ट एम्ब्रियो ट्रांसफर अटेम्प्ट में प्रेगनेंसी का चांस देते हैं। सो ये बात बड़ी अहम है कि आईवीएफ लैब जो आप चुने उधर रेगुलर ऑडिट होता हो और आपको पता हो कि इस आईवीएफ लैब में अगर मैं अपना आईवीएफ करवाऊंगा तो उसके कितने % चांसेस हैं कि मुझे प्रेगनेंसी हो जाएगी। जाहिर है फिर उसके अंदर पेशेंट के फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं कि फीमेल की एज, एएमएच है, एंडोमेट्रियोसिस है, फाइब्रॉइड्स है, कितना बुरा मेल फैक्टर है अगर है या अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है। सो जाहिर है पेशेंट फैक्टर्स भी इसमें अहम होंगे, लेकिन ओवरऑल एक ऐसी लैब जो आपको प्रेगनेंसी का मैक्सिमम चांस देगा। उसके बाद अगला स्टेप होता है आईवीएफ का इलाज शुरू होना। इसमें फर्स्ट मंथ में आपको इंजेक्शंस लगेंगे फीमेल को और फीमेल एग पिकअप के प्रोसीजर से गुजरेगी और उनके उस कपल के एम्ब्रियोज को फ्रीज किया जाएगा। इसके बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आपके पास कितने एम्ब्रियोज बने और आपके पास एम्ब्रियो ट्रांसफर के कितने अटेम्प्ट्स मौजूद हैं। सो ये फर्स्ट स्टेप होगा ट्रीटमेंट का। और सेकंड स्टेप फिर आपको एम्ब्रियो ट्रांसफर के प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा जिसमें आप मेडिसिन खाएंगे और उसके बाद आपको एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए प्रिपेयर किया जाएगा और उसके बाद फाइनली आपका एम्ब्रियो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एम्ब्रियो ट्रांसफर के 15 दिन के बाद आपको पता चलेगा कि आपको प्रेगनेंसी हुई है कि नहीं। अब 15 दिन के बाद या तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। देखें, अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव आता है तो ये बड़ी अहम बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है आपके जर्नी का। ये अगेन एक स्टेप है आपके जर्नी का, इट इज नॉट द एंड ऑफ द जर्नी। आईवीएफ के बाद अगर आपको पहली दफा में प्रेगनेंसी नहीं हुई तो आपको बहुत ज्यादा डिप्रेस नहीं होना चाहिए और आप ये मत सोचें कि अब तो जिंदगी का एंड हो गया है, अब तो आगे कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये जर्नी का मिडल है, ये जर्नी का एंड हरगिज नहीं है। अगर आपको आईवीएफ से प्रेगनेंसी नहीं हुई तो ये अंडरस्टैंड करें कि आईवीएफ का एक सक्सेस रेट होता है जो हर पेशेंट जो मेरे पास क्लिनिक आता है, ऐसा एक पेशेंट भी मैं चैलेंज करती हूँ कि ऐसा एक पेशेंट भी नहीं हो सकता जो मेरे से आईवीएफ कराए आ रहा हूँ उसको ये ना बताएं कि आईवीएफ की ये बुराई है कि इसमें 100% नहीं गारंटी होती कि प्रेगनेंसी होगी।
आईवीएफ की 2 बुराइयां मैं क्लिनिक में पेशेंट्स को बताती हूँ और इन दोनों के बारे में मैं आने वाले दिनों में वीडियो बनाऊंगी। एक ये बुराई कि आईवीएफ एक्सपेंसिव क्यों होता है और दूसरी ये बुराई कि 100% गारंटी क्यों नहीं होती। खैर, अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हुई तो ये सोचें कि अगर आप अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, यूके से जाके भी आईवीएफ करा लेते तो 100% गारंटी तो उन मुल्कों में भी नहीं होती, तो पाकिस्तान में भी नहीं हो सकती। हाँ, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की आईवीएफ लैब में जितने रिजल्ट्स आने चाहिए उतने उस आईवीएफ लैब में होने चाहिए। ये तसल्ली आपने जर्नी के शुरू में करनी थी, जैसे मैंने बताया। वंस आपने एक आईवीएफ लैब का इंतखाब कर लिया है तो अब आपको चाहिए इस जर्नी को आगे कैरी ऑन करें। अगर आपको लेट से आईवीएफ से प्रेगनेंसी नहीं हुई तो आपके पास ज्यादा चांसेस है कि पीछे एम्ब्रियोज पड़े होंगे। आप अगला एम्ब्रियो ट्रांसफर का साइकिल फॉलोइंग मंथ में लेंगे तो ये जर्नी आगे कंटिन्यू होगा। अगर आपके पास पीछे एम्ब्रियोज नहीं है तो अमूमन उसकी वजह ये होती है कि या तो एज खवातीन की एज ज्यादा होती है, या उनका एएमएच कम होता है, या एग्स की क्वालिटी पुअर होती है, या स्पर्म्स की क्वालिटी बहुत पुअर होती है। इस केस में भी आपकी ये जिंदगी का एंड नहीं है, आपके आईवीएफ जर्नी का एंड नहीं है। आप लोग दोबारा एक आईवीएफ साइकिल ले सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप आईवीएफ साइकिल नहीं लेना चाहते तो नेचुरल प्रेगनेंसी की ऑप्शंस भी होती हैं जो पेशेंट्स डिस्कस करते हैं, और बहुत सारे पेशेंट आईवीएफ फेलियर के बाद नेचुरल कंसीव की तरफ भी चले जाते हैं। सो नेगेटिव होना भी एक जर्नी का पार्ट है, इट इज नॉट द एंड ऑफ द जर्नी। और आपको चाहिए कि आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट, अपने इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को ट्रस्ट करें और इस जर्नी को कैरी ऑन करें। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको इस जर्नी को पॉजिटिवली लेना चाहिए और इससे पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए। और जिस स्टेप ऑफ द जर्नी पे आप फंस गए हैं उस चीज को अपनी डॉक्टर के साथ डिस्कस करें और उसका हल निकालने की कोशिश करें। और अमूमन बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो किसी ना किसी पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं, और आपके लिए भी ज्यादा चांसेस तो यही है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव रास्ता जरूर निकलेगा और प्रेगनेंसी के लिए कोई ना कोई रास्ता आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो के बारे में कमेंट करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। और लास्टली बेल का आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि अगर कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।